नमस्कार। फैक्टरंग मंडल और प्रवीण गुंजन का आभार कि मुझे याद किया और आज इस माध्यम से ही दूरस्थ तरीके से आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला। रूबरू का मतलब मैं सिर्फ अपने को देख पा रहा हूँ, लगता तो ये है कि मैं खुद से ही रूबरू हूँ, लेकिन फिर भी एक अवसर है। ये अच्छा है कि किसी तरह हम आपस में शुक्रिया फैक्टरंग मंडल इस खैर मकदम के लिए। संस्थानों का दायित्व प्रशिक्षण और कलाकार, सीधी बातचीत। मौजूद सब्जेक्ट है और अभी जिस महामारी के इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उसने बहुत सारी चीज़ों पर बहुत बेसिक चिंतन के लिए हमें आगाह किया है, मजबूर किया है और प्रेरित किया है। तो ये जो महामारी है, इससे सबक लेकर अगर हम कुछ जो बेसिक इश्यूज, जब प्रशिक्षण की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो शायद एम्फेसिस नाट्य प्रशिक्षण पर है, लेकिन कला प्रशिक्षण पर और संस्थानों के दायित्व की बात अगर हम कर रहे हैं तो जो कला संस्थान खासतौर से सरकारी पैसे से चलते हैं, प्रशिक्षण की या नाट्य या दूसरी कला विधाओं के संवर्धन के लिए जो एकेडमीज हैं, जो नाट्य संस्थान हैं, मेरा ख्याल है कि उन संस्थानों के दायित्व से हमारा आशय है। ऐसे पहले हम संस्थानों की बात अगर करें तो देखिए, कला संस्थान तो बहुत पीछे है। जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये इनकी स्थिति हमने देखा कि बेहतर होने की जगह और लगातार खराब हुई है। और ये जो निजी पूंजी के हाथों में हमने चीज़ों को सौंप दिया है, सौंपते चले जा रहे हैं, वो उसने जो तबाही मचाई है वो हमारे सामने है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा पर वैसे भी हमारा एम्फेसिस, हमारा ध्यान बहुत कम था। बहुत कम शिक्षण संस्थान, मतलब शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो मेरा मतलब रोजगार देने वाली टेक्निकल एजुकेशन से नहीं हुई है।
मेरा आशय है कि जो एक सर्वांगीण विकास के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए, उसके जो अवसर समाज में होने चाहिए और हमारी सरकारों को जो क्रिएट करने चाहिए, उनका जो दायित्व है, तो आप देखिए कि बहुत कम संस्थान जो देश का आकार है और जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में बहुत कम है वो संस्थान, और इसीलिए हर संस्थान पर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। अब सिर्फ हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात करें, पूरे देश से जहां पर इतने लोग इस उम्मीद में कि वो नाट्य विधा में प्रशिक्षण एक ऐसे संस्थान में लेना चाहते हैं कि जहां उन्हें लगता है कि ये संस्थान हमारे देश में जो उपलब्ध है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। अब इतने बड़े देश में एक संस्थान है जो 20 या 25 लोगों को एक साल में एकोमोडेट कर सकता है, उन्हें अब समाहित कर सकता है, और ये बहुत लंबे वक्त से ये बात महसूस की जा रही है कि और बहुत सारे इस तरह के संस्थान देश में होने चाहिए। ये बात भी कि जितनी मेजर हमारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं हैं, उन सब भारतीय भाषाओं में एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हो, लेकिन नहीं हुई है। कुछ मैंने सुना है, मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे अवसर नहीं मिला कभी, कि नॉर्थ ईस्ट में 2 संस्थान हैं जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संबद्ध हैं और वहाँ नाट्य प्रशिक्षण का काम हो रहा है। अभी शायद हाल में वाराणसी में भी एक इस तरह का संस्थान बना है, लेकिन उन तमाम संस्थानों की स्थिति और वहाँ प्रशिक्षण की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर गंभीर विमर्श की जरूरत है। और उससे पहले नाट्य प्रशिक्षण हमारे देश में क्या हो, उसका क्या स्वरूप हो, इस पर अभी भी इतने वर्षों बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जब स्थापित हुआ और जो समस्याएं उस वक्त सामने थीं, वो समस्याएं और आगे बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। और अभी पाठ्यक्रम को लेकर के हमारे जितने नाट्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, वो चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो या जो दूसरे खासतौर से हिंदी क्षेत्र में लखनऊ और भोपाल के विद्यालय हों या जो यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में जो नाट्य विभाग हैं, उन सब की स्थिति ऐसी है कि जहाँ कहीं आपको ये नहीं लगता कि हाँ ये एक आइडियल संस्थान है जिसे हम एक मानक संस्थान के रूप में देख सकें। देखिए, नृत्य में
या संगीत में हमने पारंपरिक आधार प्रशिक्षण का ग्रहण किया। जो आधुनिक संस्थान भी हैं जहाँ नृत्य की शिक्षा फॉर्मल तरीके से, जैसे हमारा कथक संस्थान है या इस तरह के जो संगीत के संस्थान हैं, वहाँ हमने पारंपरिक पद्धति को थोड़ा बहुत फेरबदल करके एक्सेप्ट किया और प्रशिक्षण की जो आधार भूमि है वो उस पर टिकी हुई। लेकिन नाट्य प्रशिक्षण के लिए वो आधार भूमि हमने तैयार नहीं की। जो हमारे पारंपरिक नाट्य स्वरूप हैं और जो अच्छे स्थापित हुए हैं, यक्षगान हो, कथकली हो, उनकी जो प्रशिक्षण की पद्धति है उससे हमने, उसके साथ हमारा कोई जीवंत संवाद कभी बना ही नहीं। उसको हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके और अपने तय आज के वक्तों में हम उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं, वो उसका कोई गंभीर प्रयोग हुआ हो मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ वर्कशॉप्स कर लेना, एक वक्त के लिए कुछ लोगों को बुला करके कुछ छात्रों को थोड़ा एक्सपोजर उसके साथ कर देना, ये तो हुआ है। लेकिन एक गंभीर इंटरैक्शन इन के साथ और खासतौर से प्रशिक्षण पद्धति को लेकर के कहीं पर हमने इस तरह की बात, या हमें वेस्ट से, पश्चिमी नाट्य सिद्धांतों से हमें क्या ग्रहण करना है, उनकी पद्धतियों से हमें क्या ग्रहण करना है, और हमें अपनी जो ट्रेडिशनल पद्धतियां हैं उनसे क्या ग्रहण करना है और क्या नया सृजित करना है, इस सब के उसमें इस पर कोई गंभीर विमर्श इतने वर्षों में कम से कम मुझे देखने में नहीं मिला है। तो ये तो प्रशिक्षण की स्थिति। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, आज तो मैं देख रहा हूं कि हमारी सरकारों का ध्यान इन संस्थानों की तरफ कतई नहीं। इन संस्थानों में कहीं अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष हैं तो निदेशक नहीं है, निदेशक की नियुक्ति इतने लंबे समय से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही लंबित है। अभी हाल में जानकारी में आया कि भारतेंदु नाट्य केंद्र लखनऊ में निर्देशक नहीं है, कोई केयर टेकर डायरेक्टर भी नहीं है वहाँ पर। और दूसरा जो उन्होंने अभिनय और दूसरे विधाओं में जो नियुक्तियां निकाली हैं शिक्षकों के लिए, वो इतनी हास्यास्पद है कि उनकी जो आयु सीमा वो 23 साल से लेकर के कोई मतलब हास्यास्पद स्थिति। ये हो क्या रहा है? और इस तरह की अपैथी, इस तरह का नेग्लेक्ट, वो न केवल नाट्य प्रशिक्षण या कला प्रशिक्षण के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, ये तमाम शिक्षण संस्थानों की स्थिति और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों तक की स्थिति ऐसी होती जा रही है। कोई मानक किसी तरह की
तय नहीं है। एक व्यक्ति आता है जिसे पोस्ट मिल जाती है, वो जिस तरह से चाहता है एडहॉक तरीके से उसे चलाता है। दूसरी तरफ ये जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, ये जो प्रशिक्षण की के वो हैं, इन पर ओवर द इयर्स जो ब्यूरोक्रेटिक शिकंजा है वो और कसता चला गया है। ये जो ब्यूरोक्रेसी जिसको हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया था, ये इसका शिकंजा हर क्षेत्र में कसता ही चला जा रहा है। जो भी व्यवस्था, जो भी सरकार आती है, वो इनके चंगुल से मुक्त नहीं रह पाती, बल्कि दिन ब दिन ये स्ट्रैंगल होल्ड, ये स्टील फ्रेम और ज्यादा मजबूत और ज्यादा जकड़न भरा होता चला जा रहा है। आज स्थिति ये है कि ये जो संस्थान जिन्हें स्वायत्तता दी गई थी जब इन्हें स्थापित किया गया था, वो चाहे हमारी एकेडमीज हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थान हो, इन्हें स्वायत्तता दी गई थी और इस स्वायत्तता पर लगातार कुठाराघात हुआ है। एक वक्त था जब इसे लेकर के बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कई, एक के बाद एक कई कमीशन बने। आखिरी जो कमीशन था वो हक्सर कमीशन था, जिसने कला संस्थानों की स्वायत्तता की बात की और आर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिस्ट के भरोसे छोड़ने की बात की। लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट पता नहीं कहां दफन कर दी गई और आज स्थिति यह है कि वो चाहे हमारी एकेडमीज हों, चाहे हमारे प्रशिक्षण संस्थान हों, वो और ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक शिकंजे में कस लिए गए हैं। स्थिति आज ये है कि जो हमारी एकेडमीज की स्टाफकार हैं या हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्टाफकार है, उस पर भारत सरकार और मंत्रालय का नाम लिखा जाता है। तो हमने खुद अपनी स्वायत्तता इनके हवाले कर दी। मित्रों, मुझे किस्सा याद आ रहा है ये बात करते हुए। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम वर्ष का छात्र था। उस वक्त जस्मा ओडन नाटक के शोज लगातार रविंद्र भवन के ओपन एयर थिएटर में हो रहे थे और उसमें मैं प्रॉपर्टीज करता था। प्रॉपर्टीज में फूल चाहिए होते थे, ताजा फूल, और उन फूलों को लेने के लिए मैं मंडी हाउस से ऑटो रिक्शा करके चांदनी चौक के वहाँ जाता था, जहाँ पर ताजा उस तरह के फूल उपलब्ध होते थे, क्योंकि वहाँ तमाम मंदिर और तमाम उनके बाहर लोग बैठते थे। और वो फूल उस जमाने में कोई शायद 8 आने या ऐसे कुछ आते थे और आने जाने पर 1.5 रुपया शायद खर्च होता था। एक दिन मैं क्लास में था और मुझे हमारे जो अकाउंटेंट थे स्कूल के, उन्होंने आकर कहा कि वो आपको जो ऑडिटर्स हैं वो बुला रहे हैं। मैंने कहा क्या? नहीं, वो आप 1 मिनट आ जाइए। मैं गया, थैंक यू, ठीक है। मैं गया
मैंने कहा हाँ बताइए। कि ये आप 8 आने के फूल लेने के लिए रोज 1.5 रुपया खर्च करते हैं, ये इसकी क्या जरूरत है? आप ये प्लास्टिक के फूल इस्तेमाल नहीं कर सकते? अरे मुझे, मैंने कहा ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, आप कोई डायरेक्टर से पूछिए, अलकाई साहब से पूछिए। और मैं वहां से भन्नाता हुआ अलकाई साहब के ऑफिस में एंटर किया। मैंने कहा कि सर ये क्या है, ये मेरे से, उन्होंने कहा तुम्हें बुलाया? किसने बुलाया? गो बैक टू योर क्लास। और उसके बाद उन्होंने उन जो ऑडिटर्स जो आए हुए थे उनको कहा कि आप, मुझे कोई ऑडिट नहीं चाहिए, आपको जो रिपोर्ट देनी है दीजिए, जाइए आप। तो मतलब ये कब की, ये 70 की बात, 1970। तो ये संभव था। मैं कई दफा सोचता हूं कि क्या आज ये संभव होगा? आज उन ऑडिटर्स से क्या हमारे संस्थान के कोई सेक्रेटरी या डायरेक्टर या कोई इस तरह से उनसे कहेंगे कि नहीं हमें ऑडिटिंग, आपको जो रिपोर्ट देनी है दीजिए, हमें कोई ऑडिट नहीं कराना? तो ये अभी तो अजीब स्थिति है। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मुझे नहीं मालूम, इस सुनी सुनाई बातें, इसलिए मैं इन्हें वो नहीं करता। लेकिन मैंने सुना है कि ये जो संस्थान है, जो एकेडमीज हैं, जो इस हमारे जो इस तरह के जो प्रशिक्षण संस्थान है, ये वहाँ पर जो सरकारी बाबू लोग हैं उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं अपने संस्थानों के बजट से देते हैं। उन्हें कार उपलब्ध करवाई जाती है, उन्हें टेलीफोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। मैंने सुना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर ये स्थिति, लेकिन ये मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेंगल होल्ड लगातार इन संस्थानों पर ये शिकंजा और ज्यादा कसता चला गया है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अलार्मिंग है। हमें अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए बहुत सचेत होना चाहिए। इन संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए बहुत सचेत होना चाहिए। तो ये तो जहाँ तक संस्थान और उनके दायित्व, जब संस्थान स्वायत्ती नहीं होंगे तो अपने दायित्वों का निर्वाह क्या कर पाएंगे, ये तो आप सोच सकते हैं। रही अब जो प्रशिक्षण, मैंने कहा कि हमें वो मॉड्यूल्स तैयार नहीं किए, हम इतना एडहॉकिज्म हमने अपने खासतौर से नाट्य प्रशिक्षण के संस्थानों में रखा हुआ है कि मतलब विकट स्थिति। जब मैं छात्र था तब हमारा एक ये ऑब्जेक्शन था कि अंग्रेजी इस कदर हावी है हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कि बहुत सारे छात्र जो उस बैकग्राउंड से नहीं आते, वो सिर्फ भाषा की वजह से अपने को डिप्राइव्ड महसूस करते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये पूरा जो मॉड्यूल है, जो जो प्रशिक्षण की परिपाटी है, ये हमने ज्यों की त्यों पश्चिम से आयात की है। और अपनी जो ट्रेडिशंस हैं, अपने कला उससे इस प्रशिक्षण का कोई ताल्लुक, कोई जीवन तो नहीं है। ये उसके बाद ये बात हुई कि नहीं, हम लोक कलाओं को, लोक कला विधाओं को, लोक नाट्य रूपों को हम जोड़ें। हमने इस तरह
की कोशिशें भी की कि हम विस्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने शुरू किया और वो अच्छी पहल थी, लेकिन उसका कोई एक स्वरूप, एक सुघड़ स्वरूप अभी तक सामने नहीं है। मैं कई बार मेंबर भी था और उस तब भी ये सिलेबस फ्रेम करने के लिए लगातार एकेडमिक काउंसिल्स में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात हुई, लेकिन अभी भी कोई एक सुचिंतित, सुनिश्चित सिलेबस राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास अगर है तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं है। तो मित्रों, यह स्थिति है। और एक जो बात जो हम सब जिसके दोषी हैं, मैं अपने को भी इसमें शामिल करता हूं, कि हमने अपने समाज से एक रिश्ता जो हमारे काम का होना चाहिए था, बनना चाहिए था, वो नहीं बना, बल्कि हम अपने समाज से निरंतर कटते चले गए। उसकी कई वजहें हैं और ये अभी इतने कम समय में इस पर चर्चा शायद संभव ना हो पाए, लेकिन ये जो अपने समाज से जो हमारे काम का जुड़ाव होना चाहिए था, आज अगर मैं नाटक करना बंद कर दूं तो क्या हमारे समाज को कोई उस पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो ये नोटिस भी करेगा कि अब मैं नाटक नहीं कर रहा हूं? ये ऐसी स्थिति क्यों है? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हिंदी पट्टी की बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम सबसे बड़ी जो समस्या जो मुझे लगती है, कभी आपने विचार किया कि तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, गालिब, मीर, खुसरो, नजीर, अकबराबादी, ये सब इन्हीं क्षेत्रों की पैदाइश और इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने काम किया, जिसे हम हिंदी पट्टी कहते हैं, जिसे हम, और इनका जो असर समाज पर आज तक हमें देखने को मिलता है, वो मेरा ख्याल है कि भारतेंदु और प्रेमचंद, इन दो लोगों को छोड़कर आधुनिक काल में न किसी लेखक का है, न किसी कवि का है, न किसी नाटककार का है, न किसी संगीत, शास्त्रीय संगीत में या शास्त्रीय नृत्य में फिर भी कुछ ऐसे लोग हमारे समय तक भी हुए जिनका एक प्रभाव पूरे देश में महसूस किया गया। एकदम से तुरंत में पंडित भीमसेन जोशी याद आते हैं, पंडित बिरजू महाराज याद आते हैं। ये मतलब इस तरह का प्रभाव नाटक के क्षेत्र में, जिसने इतना बड़ा एक वो एक किसका है, और नहीं है तो क्यों नहीं है?
हिंदी का एक बड़ा दुर्भाग्य, मेरे मेरे विचार से, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हिंदी का ये है कि आधुनिक हिंदी ने अपनी जो क्षमता थी वो स्वतः ही उसे नष्ट किया। देशज भाषाओं से अवधि या भोजपुरी, ब्रज, इनसे अपने को काट लिया, यहाँ तक कि उर्दू से अपने को काट लिया। उर्दू जब पैदा हो रही थी तो वो हिंदवी थी, हिंदी भी कह करके लोगों ने उसे वो किया, रेखता थी। और इन भाषाओं में इतनी समृद्ध भाषाएं हैं, इतने बड़े बड़े लोग हुए, इनका भंडार इतना समृद्ध है, हिंदी ने अपने को इन सब से काट दिया और बहुत गरीब हो गए। उसने अपना प्रभाव क्षेत्र बहुत संकुचित कर दिया। इस पर भी इस पर भी विचार होना चाहिए। इन माध्यम से जिससे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कुछ सवाल भी यहाँ हो रहे हैं। महेंद्र प्रसाद जी, लोक नाटक को गौण समझना और आयातित मानदंडों पर आधारित नाट्य प्रस्तुति, उसी प्रस्तुति जिसमें हम अंग्रेजी को बुद्धि का माप, सही कह रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी ये जो इतनी, अभी देखिए आप कि अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो हम उसे पढ़ा लिखा मानते हैं। आज इलीट वो है जो अपनी भाषा नहीं बोलता, जो अपनी संस्कृति से कट चुका है, दूर हो चुका है। अगर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर कांटे छुरी से नफासत के साथ खाना नहीं खा सकता तो मैं संभ्रांत नहीं हूँ। तो ये जो हम जो अपने घर में विस्थापित हैं, और ये जो शिक्षण जो हमने लिए हैं, ये उनका वो है कि हम इतने अपने जड़ों से इतने कट चुके हैं कि आज हमारा अपने अपना जो समाज है, बृहद समाज, उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया है। और ये लगातार इधर बजाय कम होने के, आज़ादी के बाद लगा था कि शायद अब स्थितियां बदलेंगी। 15 अगस्त 47 को गांधी जी कलकत्ता थे और तमाम विदेशी प्रेस उनके पास पहुंची और उनसे कहा कि व्हाट इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड टुडे। तो गांधी जी ने कहा, दुनिया को बताओ कि गांधी अंग्रेजी भूल गया। लेकिन अंग्रेजी तो और विकट होकर के चढ़ गई हम पर, और किसी भाषा से मुझे गुरेज नहीं है। आप जितनी भाषाएं सीखें कम है, लेकिन आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने उसके की कीमत पर, और वो मतलब
और आप में एक हीन भावना हो किसी उसको लेकर के, ये ये जो है ये बहुत ही अवसादपूर्ण स्थिति है। जी, तो मित्रों, ये और मुझे लगता ये है कि ऐसे तुरता फुर्ती में ये सवाल, इन सवालों पर कोई गहरा विचार ये संभव नहीं है। अब ये देखिए कि अगर हम नाट्य संस्थानों की बात करें तो ले दे करके या तो हमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिखता है सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, या फिर संगीत नाटक अकादमी। अब संगीत नाटक अकादमी में संगीत भी है, नाटक भी है, नृत्य भी है, तमाम वो है, और उनकी स्वायत्ता भी लगातार कम होती चली गई है, लगभग ना। और अभी लंबे समय से, मेरा ख्याल है कि साल भर होने को आया कि वहाँ कोई चेयरमैन नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, और सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में केंद्रीकृत है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय जो अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, वो अवार्ड्स अभी तक दिए नहीं गए। तो ये तो हमारे संस्थानों का हाल है। हम क्या बात, तो मतलब इन संस्थानों की स्वायत्ता, और ये चैरिटी नहीं है, ये सरकारों का दायित्व है। और खासतौर से अभी हमें ये भी वो किया जाता है कि आप अपने पाँव पे खड़े क्यों नहीं होते, आप प्रोफेशनल और कमर्शियल में मित्रों फर्क जरूर समझिए और कीजिए। नाटक प्रोफेशनल हो सकता है, कमर्शियल कतई नहीं। ये संभव ही नहीं है कि नाटक की कमर्शियल वायबिलिटी बिल्कुल संभव नहीं। नाटक को समाज और सरकार का सहयोग हमेशा अपेक्षित था, हमेशा अपेक्षित रहेगा। और इसीलिए नाटक के सामने और भी ज़रूरी वह है कि हम हमारी रसाई समाज में गहरे तक हो। हम जिस समाज में जिन लोगों के लिए हम नाट्य कर्म कर रहे हैं, उनके साथ एक जीवंत आदान प्रदान का रिश्ता हमारा बना रहे। हम ये कहते हैं कि दर्शक थिएटर की एक इंटीग्रल इकाई है। अभिनेता, नाटककार, निर्देशक, तमाम इन लोगों के साथ दर्शक भी उसका अभिन्न अंग है। तो वो अभिन्न अंग कहाँ है? तो हम उसके बिना अपंग हैं। तो इस अपंगता को हम जल्दी से जल्दी अगर ख़त्म कर सकें, इसके इस तरफ हमें, और ये जो दौर है इसने हमें, ये वर्तमान आपदा समय में हमारे लिए बहुत मुश्किल कर दी। समय से कैसे निकला जाए? सरकार संस्थान बंद सा है, मतलब वह सोए हुए हैं। फिर अब देखिए ना, ये इसमें मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि जो अवार्ड अनाउंस हुए साल भर से ऊपर हो गया, वो अवार्ड नहीं दिए जा रहे। मुझे मालूम है कि जो
बहुत ना के बराबर जो रेपर्टरी ग्रांट्स दी जाती हैं वो काफ़ी अरसे से वो मतलब ना बंद हैं ना खुली हैं, वो नहीं दी जा रही। और हमारी कोई आवाज़ नहीं। मैं तैयार हूँ, कोई अगर एक सामूहिक उससे अगर हम वो करें, सरकार से बात करें, सरकार को पिटीशन करें या और किसी तरीके से हम, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं तैयार हूँ, लेकिन हम सब अलग थलग पड़ रहे हैं। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसे अभी मैं जिस पर बहुत मुखर होकर नहीं बोलना चाहता। असल में हम आपस में इतने बिखरे हुए हैं कि समाज से तो छोड़िए, हम अपने से ही दूर नितांत अकेले हैं। हमने अपनी नाक के आगे देखना सीखा ही नहीं, और यही वजह है कि इसने हमें इतना कमज़ोर, इतना लाचार बना दिया है कि आज अगर हमारी ग्रांट मिल जाए ना मिले, हम इस स्थिति में भी नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, प्रभावी तरीके से कुछ कर सकें। आपने मुझे अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी नौजवान दोस्त इसमें ये गलत है। तभी ये सही है कि 15 महीनों से प्रशिक्षण बंद है, स्कूल में मतलब पढ़ाई नहीं हो रही, और ये कोरोना का बहाना लेकर के आप मान में घुस जाएंगे। उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, उसके विकल्प हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कुछ मित्रों ने वो विकल्प सुझाए भी हैं। सबसे पहला विकल्प तो ये है कि जितने छात्र हैं उन सब का वैक्सीनेशन हो, जितने वहाँ स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रशिक्षक हैं, उनका वैक्सीनेशन हो। और एक ये आजकल तो ये चीज़ें मतलब जो जो बहुत वो मानी जाती थी, सोशल डिस्टेंसिंग और बबल, और एक बबल क्रिएट करके एक उन्हें कम संख्या में, आप वैसे भी जो प्रशिक्षण है वो बहुत मैस स्केल पर तो होता नहीं। कितने छात्र होते हैं एक कक्षा में, उन्हें भी आप डिवाइड कर दे सकते हैं, और छोटे छोटे उसमें आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर 20 की क्लास है तो आप उन्हें 2 या 3 उसमें विभक्त करके उन्हें आप वो कर सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। और अब अगर ये आ गया, ये महामारी अगर आ गई, तो हम सब कुछ पर ताला लगा करके और सो जाएं या विलाप करते रहें कि अ, हम तो लाचार हैं, हम अपंग हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे विवेक बिहारी मिश्रा, मिथिलेश, आप सब लोगों से मैं रूबरू हो सका। बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक सुझाव ये है कि हम भले ही अपने संसाधनों से
हम कहीं पर इकट्ठा हों, कुछ लोग जो सचमुच जो इन सारे प्रश्नों पर गहराई से और ईमानदारी से चर्चा करना चाहते हैं और इस बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं भी हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अब तो थोड़ा खुलने लगी हैं चीज़ें। मुझे उम्मीद है कि ट्रेन्स और ये आवागमन की सुविधाएं शायद अब जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो मैं ऑफहैंड आपको ये वो करता हूँ, प्रस्तावित करता हूँ कि 8-10 लोग हम अगर मिलना चाहते हैं तो आप उदयपुर, मैं अभी उदयपुर में हूँ, आप लोग उदयपुर आ जाएं। आपके रहने खाने की व्यवस्था मैं अपने दोस्तों, अपने सीमित साधनों में जो भी संभव होगा अच्छी से अच्छी करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह का अगर कोई संभावना बनती है तो मुझे बताइए, या मैं आने के लिए तैयार हूँ अगर आप कहीं इस तरह का कुछ आयोजित करें और हम लोग आपस में मिल बैठ कर के अगर गहराई से, अगर पूरी ईमानदारी के और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर। हाय दीपा, से तुम भी हो, कभी भी आओ, जब जब तुम्हारा मन हो आओ, तुम तो यही हो। थैंक यू, थैंक यू फैक्ट, थैंक यू मिथिलेश, और आप सब लोग जो जुड़े, आप सब लोगों का आभार। और ये बात यहाँ ख़त्म ना हो, इसकी कुछ, और ये जो भी ये दौर हमने देखा है और इसके जो भी अनुभव हैं, इन अनुभवों से ही सीख करके अगर हम कुछ कर सकें ऐसा, जो कोई एक सही माने में कुछ प्रशस्त कर सके, तो मुझे मेरे से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।